अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू शारा दस्तूर। मैं हूं मोना आलम। तमाम देखने वालों को वार्म वेलकम। नाजरीन, सेनेट में कल जो मामला हुआ वो खासा दिलचस्प और काबिल गौर है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो तरमीमी बिल है, जो कि पहले नेशनल असेंबली से बासानी पास हुआ, और नेशनल असेंबली से पास होना गालिबन इतनी कोई मायूब बात इसलिए नहीं थी क्योंकि वहां पर हुकूमती इत्तेहाद को अक्सरियत हासिल है। लेकिन सेनेट में नाजरीन, क्योंकि अपोजिशन की तादाद बड़ा एविडेंटली ज्यादा है हुकूमती अराकीन से और हुकूमती इत्तेहाद से, तो लिहाजा वहां पर जो पैसेज है उसके ऊपर काफी सवालात उठ रहे थे। लेकिन कल के बाद से नाजरीन ऐसा मालूम होता है कि ये तमाम तर जो सवालात हैं वो और ज्यादा उठ रहे हैं। लेकिन हुकूमत बिल पास कराएगी इस बात पे नहीं, बल्कि इस बात पे उठ रहे हैं कि अपोजिशन की अक्सरियत और इत्तेहाद की अक्सरियत होने के बावजूद भी बासानी इस बिल का पैसेज कैसे हुआ। बासानी एक ऐसा लफ्ज़ है जिसको शायद हमें दोबारा से रिविजिट करना पड़े, क्योंकि 43 वोट्स जो हैं बिल के हक में पड़े, जबकि 42 वोट्स बिल की मुखालफत में पड़े, यानी कि सिर्फ एक वोट का डिफरेंस था जिसकी वजह से ये जो बिल है वो पास हो पाया। इंपॉर्टेंटली नाजरीन, अपोजिशन लीडर ऑफ द हाउस जनाब यूसुफ रजा गिलानी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के स्टॉलवर्ट साबिक वजीर आजम, हाउस में मौजूद नहीं थे। और ना सिर्फ वो, बल्कि पीपल्स पार्टी के दो मजीद जो अरकान हैं सेनेट के, वो भी मौजूद नहीं थे। साथ साथ ANP की भी जो हैं वो ऐवान से एक अरकान जो हैं वो निकल गए थे, उमर फारूक साहब, और साथ साथ अपोजिशन इत्तेहाद के जो दिलावर खान ग्रुप है उनके भी दो अरकान इस इजलास में मौजूद नहीं थे। बाद अज़ा अक्सर और बेशतर जो गैर मौजूदगी थी उसकी जो वजह बताई जा रही है अपोजिशन की तरफ से, वो ये है कि बदकिस्मती से क्योंकि कोविड और ये जो वबा है ये दोबारा से फैल गई है, अक्सर और बेशतर जो अफराद हैं इसकी वजह से इजलास में शिरकत नहीं कर पाए। लेकिन एक और गौरतलब बात यह है कि सेनेटर डॉक्टर जरका, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेनेटर हैं, वो ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ भी इस इजलास में मौजूद हुई और वो आई और उन्होंने यकीनी बनाया कि वो अपने इस बिल के हक में जो है वो वोट डालें और अपने हुकूमत को वो सपोर्ट करें इस बिल पर। नाजरीन, इस पूरी बात के बाद हम देखते हैं कि एक और जो एक स्ट्रिंग ऑफ सवालात है, स्ट्रिंग ऑफ क्वेश्चंस है, वो एक दफ़ा दोबारा से शुरू हो गया है। और ऐसे में हुकूमत जो है वो तंज़िया तौर पर अपोजिशन लीडर ख़ास तौर पर जो हैं सेनेट में जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी, उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि उनकी वजह से और उनके साथ की वजह से हुकूमत ये बिल जो है वो सेनेट से पास करा पाई है। तमाम तर मामला क्या है नाजरीन, क्योंकि आपको पता है हम इस पर बेशतर प्रोग्राम्स अपने कर चुके हैं, इसी प्लेटफॉर्म के जरिए हमने ये तमाम तर प्रोग्राम्स आप तक पहुँचाए हैं, क्योंकि अपोजिशन ने बहुत एक जैसे कहते हैं पिंचिंग किस्म का उन्होंने तनकीद की थी, क्रिटिसिज्म किया था स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के तरमीमी बिल पर। और इस हद तक कहा गया था अपोजिशन की तरफ से कि ये पाकिस्तान की सॉवरेंटी के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल लगा देता है अगर ये बिल पास हो जाता है और अगर ये काबिल अमल हो जाता है। तो नाजरीन, इस तमाम तर के बावजूद भी अगर ये बिल बासानी हुकूमत पास करा पाए हैं और सेनेट से भी करा पाए हैं, तो गालिबन वो याद भी ताज़ा हो जाती है जब अपोजिशन मिलकर चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाना चाहते थे और उनके अपने लोग गैर हाजिर थे। इन टोटलिटी अगर बात की जाए तो 99 सेनेट अरकान जो पूरे हाउस में मौजूद हैं उनमें से सिर्फ 86 प्रेजेंट थे। तो इस पूरे तमाम तर मामले पर नाजरीन एक तो बात करेंगे, और ये गौर तलब बात है यहाँ पर कुछ जो बयानात हैं, जैसे मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब का बयान है, उन्होंने माना है कि अपोजिशन के रैंक्स में हम आहंगी नहीं है, एक दूसरे में एतमाद नहीं है, इन तरह की बातें भी अब गर्दिश कर रही हैं। तमाम तर मामले पर बात करेंगे। और मुसद्दिक मलिक साहब जो कि PMLN के सेनेटर हैं, उनका भी एक रद्द अमल आया है और उन्होंने भी इसके ऊपर एक गहरे सस्पिशन का इजहार किया है एक ट्वीट के जरिए। इस पे बात करने के लिए यहाँ स्टूडियोज में मेरे साथ बहुत जो पर्टिनेंट गेस्ट पैनल है, पहले उनका तारुफ करा दूँ। सैयद ज़फ़र अली शाह नाजरीन मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, बहुत सीजनड सीनियर सियासतदान हैं आप और तमाम तर मामले पे हुकूमती पर्सपेक्टिव हमारे साथ रखेंगे। बहुत शुक्रिया आपका ज़फ़र अली शाह साहब। नाजरीन, मुझे सेनेटर इंजीनियर रुखसाना ज़ुबैरी ज्वाइन कर रही हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, अ वेरी प्रोमिनेंट पर्टिकुलर वॉइस फ्रॉम हर पार्टी। बहुत शुक्रिया आपका रुखसाना साहिबा। आपसे हम आपकी जमात का यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का व्यू पॉइंट मांगेंगे और ड्यूरिंग द सेकेंड राउंड ऑफ डिस्कशन हम लोग चौधरी जाफर इकबाल साहब से भी बात करेंगे, साबिक वफाकी वजीर PMLN से हमें ज्वाइन करेंगे ऑनलाइन, और उनसे हम जानेंगे कि उनके जमात का अब क्या इसमें व्यू पॉइंट है, क्योंकि जो लीडर ऑफ द हाउस का अपोजिशन लीडर का जो मामला है सेनेट में, वो एक बहुत खींचा तानी का मौजू रहा है पीपल्स पार्टी और PMLN में, तो उनका भी व्यू पॉइंट जानेंगे। बात का आगाज़ अगर मैं ज़फ़र अली शाह साहब आपसे करूँ, आप फरमाइएगा आप तमाम तर मामला कैसे देखते हैं? क्या अब इन तमाम तर चीज़ों के बाद आपको लगता है कि हुकूमत मज़ीद कॉन्फिडेंट हो गए हैं, क्योंकि आप तंज़िया तौर पर शुक्रिया अदा भी कर रहे हैं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का, तो अब क्या आप समझते हैं कि ये जो एहतजाज होना था या लॉन्ग मार्च होने थे
उनके ऊपर भी सवालिया निशान आ गया है कि ऑपोजिशन निकलेंगे अब सड़कों पर? देखिए जी, मुन्ना बीबी, ये जहाँ तक हुकूमती जमात का तल्लक है, वो फ्रॉम द डे फर्स्ट वो कॉन्फिडेंस में अपने में उसमें कोई कभी मैंने बतौर पॉलिटिकल वर्कर के कभी कोई उनमें कोई घबराहट नहीं देखी, उनमें कोई अदम तामन नहीं देखा, उनमें कोई ऐसी बात नहीं जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सके या कहा जा सके कि गवर्नमेंट जो है वो अब कार्नर हो गई है या वो फंस गई है। लेकिन उसके उल्ट जहाँ तक इसमें इख्तलाफ का तल्लक है, इसमें इख्तलाफ को हमने देखा, अभी आप कल की बात कर रही हैं और बाकायदा प्रोग्राम आप इस पर कर रही हैं कि इसमें इख्तलाफ का रोल जो है सेनेट में, यहाँ पर वो एडमिटेडली वो इसमें हैं अक्सरियत में। अब जिस हाउस में वो रिकॉर्डेड अक्सरियत में हो, अगर वो वहाँ पर शिकस्त खा जाए, शिकस्त 1 वोट से खा जाए या 100 वोट से खा जाए, शिकस्त शिकस्त होती है। दुरुस्त। और पार्लिमानी निज़ाम में तो बात ही यही है कि बरसर इक़्तिदार जो जमात है उसके किटी में, पॉकेट में कितना वजन है और इसमें इख्तलाफ में कितना वजन। अब ये कितनी, और सोचो बचार की जगह अपनी जगह, लेकिन कितने अफसोस की बात है कि पाकिस्तान के डेमोक्रेटिक सिस्टम में, पार्लिमानी निज़ाम में एक ऐसा ग्रुप इसमें इख्तलाफ का अपर हाउस में, उसके 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 मेंबर जो हैं वो मिसिंग है। और न सिर्फ 9 मेंबर बल्कि उनके जो कमांडर हैं, जो उनके जो लीडर हैं, हाँ, जो लीडर ऑफ दी अपनी उस ग्रुप के हैं, पूरे ऑपोजिशन इत्तेहाद के, वो गायब हैं। अब जब ये बातें लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, तो हर शहरी का अंदाजा लगाना तो उसका अपना राइट है ना जी। सही। तो इसमें हर शहरी, हर वोटर अपने अंदाज से जो है वो उसकी लगाता है, उसके बारे में अपनी राय कायम करता है। लेकिन मुन्ना बीबी, मैं द डे फर्स्ट, और इस दलदल में पिछले 50-60 साल से हम इसमें हमारे, और ये हमारे मुल्क की बड़ी बदकिस्मती है कि यहाँ का पॉलिटिशियन, यहाँ का मेंबर, यहाँ का पार्लियामेंटेरियन, मेजॉरिटी ऑफ दी, मैं नाम नहीं लेता ना, अच्छा लगता है, सही। तो उसमें वो सियासत करता है अपनी तरफ से, बड़ी सेफ सियासत करता है कि मुझे प्रोटेक्शन भी मिली रहे, मैं सेफ रहूं अगले आने वाले इलेक्शन में भी, इस रनिंग इलेक्शन में भी, और मैं पॉलिटिक्स में एक सितारे की तरह चमकता भी रहूं। ऐसे बात होती नहीं। सेफ प्ले, यानी कि हुकूमत भी एक बहुत जारहाना किस्म की ऑपोजिशन ना करे या सियासत ना करे। फेयर इनफ, सही। एक सेनेटर रुखसाना ज़ुबैरी, टू यू, एक बड़ी अहम बात, एक तो मौक़िफ़ हैं जो कि आपकी पार्टी से अभी सोफार इसके ऊपर आए हैं। एक तो मुस्तफ़ा नवाज साहब का, जो कि मैंने अर्ज़ किया इब्तिदाइये में, फिर शहरी रहमान साहिबा का अभी भी ये व्यू पॉइंट है कि ये बुलडोज़ किया गया ये पूरा बिल। आप किसकी तरफ आप समझती हैं पलड़ा भारी हैं? क्योंकि पीएमएलएन के रैंक्स में एक और दोबारा से ये बात शुरू हो गई है कि वो तो शुरू रोज से ये कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी का नहीं, पीएमएलएन का लीडर ऑफ द, अपोजिशन लीडर होना चाहिए सेनेट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, और दूसरी बात, इस बात का भी शुक्रिया कि आपने ज़फ़र अली शाह साहब के साथ मुझे बुलाया, क्योंकि ज़्यादातर पीटीआई वालों के साथ बैठना ज़रा मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा। अब मैं आपकी बात पे आने से पहले मैं ज़फ़र शाह साहब की बात करूँगी कि उन्होंने कहा कि ये अपोजिशन और लीडर ऑफ द अपोजिशन नहीं थे वहाँ पे।
और शरी रहमान साहबा ने कहा कि बुलडोज किया, आपने अभी कहा। तो मेरे सामने ये लेटर है सेनेट सेक्रेटरीट का, इसको आप ज़रा ख़ुद पढ़ लीजिए। 27 जनवरी को ये आया है लेजिस्लेटिव ब्रांच से, और वो ये कह रहा है कि आई एम डायरेक्टेड टू रेफर योर नोटिस ऑन सब्जेक्ट अमेंडमेंट्स। ये अमेंडमेंट्स के ऊपर अमेंडमेंट्स हमने जमा की थी, ये मैंने जमा की थी और लोगों ने और साथियों ने भी की थी। और उसके बाद उन्होंने कहा है कि ये अकॉर्डिंग टू द जो नॉर्मल प्रोसीजर उस हिसाब से नहीं है, तो आप इसको ठीक करके और आप इसको देयरफॉर इट इज़ रिक्वेस्टेड टू काइंडली सबमिट अ फ्रेश नोटिस ऑफ अमेंडमेंट्स ऑन सेट बिल ऑन प्रॉपर फॉर्म प्लीज। एंड दिस is dated on the 27th of 27th। अच्छा, अब Jan. प्रोसीजर सही। ये लेटर मैं चाहूँगी कि ज़रा दिखा दें लोगों को, क्योंकि लोग जो कुछ कह रहे हैं इस वक्त, पीपल्स पार्टी और सेनेटर्स तो बस अपनी सेफ हेवन चाहते हैं और पॉलिटिक्स में इस तरह के लोग हैं वगैरह वगैरह। उसकी वजह यह है कि लोग सही समझते हैं, क्योंकि उन तक जो इन्फॉर्मेशन पहुँच रही है वो गलत पहुँच रही है। ये बिल जो है ये पहले पेश होना था, प्लीज़ करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, कि ये बिल पेश होना था पहले एक महीने से ज़्यादा हो गया सेशन चलते हुए। 13 जनवरी को ये नेशनल असेंबली से पास हुआ, तो 13 जनवरी के बाद 28 जनवरी तक बहुत टाइम था कि ये पेश हो जाता सेनेट में। उसके बाद ये सर्कुलेट हो जाता मेंबर्स को, और मेंबर्स इसमें अपने जो भी सजेशंस थे अमेंडमेंट के लिए वो जमा करा देते। सही। एंड ये जो अमेंडमेंट्स हैं दे आर सो इम्पोर्टेंट कि इनका होना बहुत ज़रूरी था, इस पर डिस्कशन होता। तो जब बिल ही पेश नहीं हुआ, देखिए ना, अब कुछ न्यूज़ ने ये कहा है कि जी ये लीक हो गई थी पहले से, कि बिल पेश होना लीक करने की क्या बात है, फर्क है, ये तो ठीक है ना। सही बात। तो बिल आ गया, बिल जब आ गया तो उसके ऊपर बात हो जाती। जब हमारे अमेंडमेंट्स होते और अमेंडमेंट्स के ऊपर डिस्कशन का टाइम होता, क्योंकि फिर हमें पीर जो भी टाइम होता, करेक्ट, हाँ। जितना टाइम भी होता, क्योंकि हमारे बहुत एक्टिव सेनेटर हैं सेनेटर मुश्ताक, हमारे सलीम मानवीवाला साहब ने पूरा डिटेल्ड सारा किया था। एनी मरी जो हैं खैरतुल मरी, उन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट उसमें जो फिज़िकल हैंडीकैप को उन्होंने उसमें रखा हुआ था कि वो डिस्क्वालीफाई करेगा, उसके ऊपर उनका था। तो वो तो कुछ लोग तो ये इंतज़ार करते रहे कि जब बिल पेश होगा तो हम अपना दे देंगे। और चूँकि मैं इस्लामाबाद में थी और मैं जब सेशन सेनेट में गई बोथ को, तो मुझे पता चला कि अमेंडमेंट्स तो आ रही हैं। तो मैंने कहा कि आई एम कीपिंग माई अमेंडमेंट, और मेरी ये बहुत यानी अच्छा इनपुट मेरे पास था विद लीडिंग इकोनॉमिस्ट। उन्होंने एक एक चीज़ को देखा था। डॉक्टर शाहिदा वजारत का मैं जिक्र करना चाहूँगी, डॉक्टर कैसर बंगाली, इन सब का इनपुट के साथ हमने जमा किया। राइट, कैसर बंगाली साहब तो खासे क्रिटिकल रहे हैं इस अमेंडमेंट को लेकर। देखिए क्रिटिकल ये नहीं कहें कि क्रिटिकल रहे हैं। आप देखें किसी अब शाहिद मसूद साहब कितना सपोर्ट करते हैं इस गवर्नमेंट को, ठीक है, मतलब ही हैज हिज यू नो इंक्लिनेशन, लेकिन वो बार बार कह रहे हैं कि ये तो देखो है क्या इसमें लिखा हुआ। हमने अपनी सॉवरेनिटी को जाके रख दिया। ये इतना बड़ा ब्लेंडर है। और देखिए हमारे मुल्क में जो इकोनॉमिस्ट हैं आज भी, अगर पीटीआई टेक्स द इनिशिएटिव, एक कॉन्फ्रेंस करे, नो नहीं करेंगे तो फिर हम करेंगे, वी विल कम अप विद अल्टरनेटिव प्लान। ये $1 बिलियन तो गोया ये कि आप रुखसाना साहिबा आप साइड करती हैं शरी रहमान साहिबा की बात से ज्यादा, कि जो उन्होंने भी यही बात की है मोर और लेस, कि एक इजलास का एजेंडा रात 12 बजे बताया गया। वो देखिए मैं उसको नहीं वो कर रही, वो उन्होंने जो बात कही है वो बात ठीक है, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि यूसुफ रजा गिलानी 4 घंटे की दूरी पे हैं, ठीक है ना। तो यूसुफ रजा गिलानी जो है वो खामखा के प्रोपेगेंडे की बिला वजह उनको फोकस किया जा रहा है। ही इज़ अ वेरी वेरी ऑनरेबल पर्सन। उन्होंने वज़ारत उस्मा के ज़माने में भी हमेशा उसूलों पे रहे, और बहुत उसके बाद जब वो स्पीकर ऑफ द असेंबली थे तो उनका बड़ा एक नोन है कि उन्होंने वज़ीर आज़म साहब से कहा था कि मैं या तो घर चला जाऊँगा, मैं वाजपेयी असेंबली नहीं जाऊँगा अगर मेरा रूलिंग जो है उस पर अमल नहीं हुआ। सो ही इज़ दैट काइंड ऑफ अ पर्सन जो बहुत अपनी इज्जत को बहुत अहमियत देते हैं। ये वाली बात ना की जाए। He could have come in like 4 hours. जुमे को आ जाता, जुमे को आने के बाद तलहा साहब की बात कर रही थी, सेनेटर तलहा JUIF के, वो भी एब्सेंट थे, वो भी नहीं थे। नहीं, वो तलहा जो है वो भी जानते हैं, he has been all the time. He knows the procedure. उन्होंने कहा जब पेश ही नहीं हुआ है अभी तो कैसे डिस्कशन होगा। ठीक है जी जफर साहब, ये बात आप समझते हैं कि ये भी एक खासी अहम बात है, और उसूली तौर पर कोई डिबेट होनी चाहिए या कोई थोड़ा वक्त दें अपोजिशन को, उनकी भी अच्छी तजावीज़ हो सकती हैं, जैसे भी रुखसाना साहिबा कह रही है।
देखें जी, उसमें भी ये जैसे पहले मैंने अर्ज की है, ये पार्लियामानी वार होती है, ये हर जमात को, हर ग्रुप को, बरसर इक़्तिदार हो या हिज़्ब इख्तिलाफ हो, उसको विजिलेंट होना पड़ता है। शाह साहब, सॉरी विद योर वर्ड। जी श्योर। देखिए ये विजिलेंट की बात नहीं है, ये विजिलेंट की बात नहीं है। एक सेट पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स हैं, ठीक है। और फिर ये कैसे मुमकिन है? अगर फर्ज कीजिए कि ये सिर्फ पेश करके और सिर्फ वोटिंग करानी थी, तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ इट? सेनेट में जो रूल कहता है कि आप नेशनल असेंबली जब पास हो जाए तो आप सेनेट में लाइए, तो डिस्कशन के लिए लाना चाहता है ना, आपकी वैल्यूएबल इनपुट चाहिए होता है। बिल्कुल ठीक आपने कहा है, मतलब है ये एक स्मूथ रनिंग इसी तरह होती है। बट आई गेट हिज पॉइंट कि ये एक बात है ना कि अगर उनको एक जगह एक कोई भी गुंजाइश नजर आई, क्योंकि उनको तो पता था कि आपकी वाज़ेह अक्सरियत है, तो दे काइंड ऑफ अवेल्ड इट। नो, इसका मतलब इसी को बुलडोज करना कहते हैं। अब मैं देखे ना जी जफर साहब, जो हिज़्ब इक़्तिदार है मुल्क का, वो सेनेट में हिज़्ब इख्तिलाफ है एक किस्म का। अब जो वहाँ का हिज़्ब इक़्तिदार है, तो क्या उनको घर जाकर बर्फी दी जाती, मिठाई भी दी जाती, ये भी खाएं और उठे, बाहर गाड़ी आई हुई है, चले आप। I'm sorry, Shah Saab, I didn't expect this from you. नहीं, मैं देखे ना, मैं पार्लिमानी सेक्रेटरी भी रहा हूँ, ये सारी प्रैक्टिस मैं जानता हूँ, वैसे भी मेरा कानून से आप सिर्फ बताइए ये प्रैक्टिस सही है जो मैंने बताई, ये प्रैक्टिस नॉर्मल प्रैक्टिस है? मैं इसलिए कहता हूँ ना कि ये विजिलेंट होना पड़ता है। मुझे आप ये बताएं, क्या जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ था उस वक्त भी यही हुआ था? 16 मेंबर गायब हो गए, वो किधर गए? बात सिर्फ ये है यहाँ की। अच्छा जफर साहब, एक बात और इंटरेस्टिंग है, आपकी इजाजत से, 2 MQM के भी सेनेटर्स गैर हाजिर थे इसमें, और वो भी जाहिर है वो तो हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा है, जिसमें फैसल सब्जवारी साहब भी थे। दोनों बातें हो सकती हैं, यानी जनवन तौर पर भी वो गैर हाजिर हो सकते हैं, बवजह बीमारी, बवजह किसी और काम पे। और जैसे ऑपोजिशन के भी काफी अरकान यही प्ली ले रहे हैं कि वो बीमारी वगैरह की वजह थी, इस वजह से नहीं। यही अर्ज करता हूँ मैं पॉलिटिक्स में, और जब ये वार बिल्कुल ऐसी हो और बड़ी हीटेड हो, मुल्क में सारी सियासत देखें ना, उनकी सियासत पे असर पड़ा है। हमें तो कोई, हिज़्ब इक़्तिदार को तो कोई तकलीफ नहीं, परेशानी पहुंची, उनके लॉन्ग मार्च को, उनको धरने की, उनकी हर चीज वो इफेक्ट हुई है, हमारी नहीं हुई। ठीक, राइट। अब देखे ना, ये इनको ये कहना इसको कि ये उन्होंने बुलडोज किया है, भाई क्या बुलडोज किया है? कि यानी इन्होंने अपना डिस्कशन का वक्त नहीं दिया, या रात के 12 बजे एजेंडा, जैसे कि अभी वो ये उनके नाम जो आया हुआ ये लेटर दिखा रही हैं, वो मेंबरान ही नहीं है। ठीक है, ये इसको कहते हैं, इसको शाह साहब आपकी इजाजत से नाज़रीन एक शॉर्ट ब्रेक हमने अभी लेना है, वापस आते हैं स्टे विद अस। ₹10 लाख जीतना चाहते हैं ना, तो फिर शॉपिंग करें सिर्फ FBR POS रजिस्टर्ड रिटेलर से, क्योंकि FBR लाया है आपका जमाशुदा टैक्स। कौमी खजाने में फौरन जमा कराने वाले रिटेलर से शॉपिंग करने पर शानदार इनामी स्कीम, वेरीफाई एंड विन, तो फिर आप भी कौमी फरीजा निभाएं और इनामात भी पाएं। खरीदारी करते हुए हमेशा पक्की रसीद मांगे और उस पर प्रिंटेड FBR इनवॉइस नंबर या QR कोड को टैक्स आसान मोबाइल ऐप के जरिए वेरीफाई करें, या INV स्पेस FBR इनवॉइस नंबर टाइप करके 9966 पर SMS करें और कंप्यूटराइज्ड कुरानदाजी में शामिल होके जीतें करोड़ों रुपए के हजारों इनामात हर महीने। पक्की रसीद है ना? जी हाँ, वेरीफाई कर ले। पक्की रसीद मांगो, तस्दीक करो, इनाम जीतो। रजिस्टर्ड रिटेलर्स की फहरिस्त FBR की वेबसाइट और टैक्स आसान मोबाइल ऐप पर दस्तयाब है। FBR।
जी वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से कबल हम बहुत एक गहमा गहमी में बात कर रहे थे और दोनों ने बहुत अपने सॉलिड व्यू पॉइंट्स रखे हैं, बहुत सॉलिड आर्ग्यूमेंट्स रखे हैं। इस पर मजीद बात करते हैं और थोड़ा ब्रॉडन करते हैं इस डिस्कशन को। चौधरी जाफ़र इकबाल भी मुझे अब ज्वाइन कर रहे हैं, ऑनलाइन हमारे साथ हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से साबिक वफाकी वजीर। बहुत शुक्रिया आपका चौधरी साहब आपके वक्त के लिए। आई होप कि आप मुझको सुन पा रहे हैं। ये फरमाइएगा जी चौधरी साहब, ये बताइएगा क्या क्या देखते हैं आप, ये जो 43 वोट से हुकूमत पास करा पाए हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का तरमीमी बिल सेनेट से, और यूसुफ रजा गिलानी साहब जो गैर मौजूद थे, अब मुसद्दिक मलिक साहब का इसमें एक इंटरेस्टिंग ट्वीट आया है, उन्होंने इसमें खासे सस्पेशन का इजहार किया है कि ये गैर हाजिरी, और उन्हीं की दरअसल गैर हाजिरी की वजह से उन्होंने ये तक कहा है कि मुमकिन हो पाया है, वरना तो वो 43 वोट्स अपोजिशन के भी पड़ सकते थे। योर टेक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुना। बहुत दुख की बात है, और उस स्टेचर का आदमी जो इस मुल्क के वजारत अज़्मा के मनसब पे भी रहा और बतौर स्पीकर भी उनका एहतराम बहुत है लोगों को, और आज यकीनन सारी उंगलियां उन्हीं पे उठेंगी, और क्यों ना उठेंगी। अगर एक वोट की बात है और एक वोट उनका, और फिर वो लीडर ऑफ द अपोजिशन भी है, और अब इसमें अगर बतौर सियासी कास्ट में ये कहूँ कि जिस तरीके से लीडर ऑफ द अपोजिशन बने, जिस तरीके से वो सेनेट के मेंबर भी बने कौमी असेंबली से, तो यकीनन फिर ये मफाहमत ही मफाहमत है। और अगर एक मिसरा मैं कहूँ कि क़यादतों के जुनून में जिनके कदम लहू से रंगे हुए हैं, लोगों में कैसे उन्हें इज्जत माफ रखूं। एक वर्कर जो है वो आपके नारे और दावे पे आपका साथ देता है, आपका परचम उठाता है, आपके लिए गली गली और मोहल्ले मोहल्ले आवाज आपकी पहुंचाता है, और जब आपकी बारी आती है आप स्टैंड नहीं लेते, आप उसके ऊपर वोट नहीं करते, आखिर क्यों? यकीनन ये एक बड़ा सवाल है। अच्छा चौधरी साहब, आपको अभी जफर अली शाह साहब भी सुन पा रहे हैं और सेनेटर रुखसाना जुबैरी भी सुन पा रही हैं, दोनों मेरे साथ यहाँ स्टूडियोज में तशरीफ फरमाए। दो बातें अभी आई हैं हमारे पास ब्रेक से कबल जो हमने अभी डिस्कशन किया है, आपकी तरफ मैं रखना चाहती हूँ। रुखसाना साहिबा का ये कहना है, उन्होंने कहा कि रात के 12 बजे ये एजेंडा दिया गया, ना इस पर कोई तरमीम ली गई और फौरी तौर पर इसको बुलडोज कर दिया गया। ये रुखसाना साहिबा का व्यू पॉइंट है, ज़ाहिर है वो पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हैं, उनका ये ख्याल है। और उन्होंने कहा कोई इतनी मायूब बात नहीं है कि अगर कोई एब्सेंट था, लेकिन इस तरह से नहीं करना चाहिए था। दूसरी तरफ जफर अली शाह साहब ये कह रहे हैं कि ये तो हुकूमत ने विंडो देखी, तो कि जब भी उनको लगा कि वो एक विंडो निकाल सकते हैं और इस बिल को पास कर सकते हैं उस हाउस से जहां वाज़े अक्सरियत है अपोजिशन की, तो उन्होंने वो विंडो अवेल कर ली। आपका क्या ख्याल है? देखिए, अगर तो ये कहा जाए कि जी कोई ऐसी बात नहीं, हाँ अगर कोई एक आम सेनेटर गैर हाजिर है और उसकी मकबूल वजह है तो फिर बात दुरुस्त है, और अगर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है तो इस मुल्क के अवाम मुंतखब करते हैं, वोट देते हैं, उन ऐवानों तक पहुंचाते हैं। अब जाके सेनेट के एजेंडे को, सेनेट के मामलात को एडवाइजरी कमेटी में कौन बैठता है? तो ये यूसुफ रजा गिलानी बैठते हैं ना, जाफर इकबाल और मुना और दूसरे तो नहीं बैठते ना। तो जब हाउस एडवाइजरी बैठती है तो वो क्या तय करते हैं कि हमने इस हफ्ते में या अगले पूरे इजलास के अंदर कौन कौन से मामलात को लेकर चलना है और कैसे लेके चलना है। मुझे तो कौमी असेंबली की प्रैक्टिस की मालूम है, कभी ऐसे नहीं हुआ कि पार्लिमानी रहनुमाओं की और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन या ऑपोजिशन के नुमाइंदों की मुशावरत के बगैर कौमी असेंबली का एजेंडा, और अगर ऐसा हुआ हो तो फिर तो ज्यादा जरूरी था यूसुफ रजा साहब का वहां होना। उसे अपोज करते, अपनी आवाज उठाते, उन्हें कहते कि जनाब चेयरमैन आप ये गलत कर रहे हैं। और जो जफर अली शाह साहब कह रहे हैं, मेरे मोहतरम है, हम रोज इनसे बहुत सीखते हैं। हुकूमत को विंडो नजर आई, यानी हुकूमत रात के अंधेरे में कोई वो डाका मारने के लिए बैठी थी, और अगर ये डाका मारने में कामयाब हुए हैं और उस कामयाबी में साथ दिया यूसुफ रजा साहब ने, तो यकीनन आज सवाल उठेंगे, उंगलियां उठेंगी। मैं ज़रा ये आगे ले जाती हूँ जी, सेनेटर साहिबा आपकी तरफ ये बात लाती हूँ। काफ़ी और भी लोग गैर हाजिर थे, ज़ाहिर है अपोजिशन से, हुकूमत की साइड से भी थे। बात इसलिए ज़्यादा हो रही है क्योंकि वो अपोजिशन लीडर थे। रुखसाना साहिबा, देखिए, मैंने आपसे अर्ज़ किया कि जिस तरह इस बिल को निपटाया गया, उस पर वोटिंग कराई गई, वो तो गलत तरीका था, और इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। जैसे जाफर साहब ने भी कहा कि एक विंडो रात के अंधेरे में, जी दैट इज़ नॉट एन आर्गूमेंट, सॉरी टू बी टेकन। ये
हमने अमेंडमेंट्स जमा कराई हैं, अमेंडमेंट्स, और हमने अमेंडमेंट्स ये जानते हुए भी कि हाउस में प्रेजेंट नहीं हुआ है अमेंडमेंट्स जमा कराई, इसलिए कि मैं इस्लामाबाद में थी और मुझे पता चला कि अमेंडमेंट्स जमा हो रही हैं और सर्कुलेट भी हुई हैं। तो मैंने जमा कराई, मेरे पास आता है कि जी आप दोबारा भेजिए और इसका जमा करा दीजिए, दोबारा भेज दीजिए इसको, इसमें ये चीज़ें देखकर। तो इसका मतलब ये है कि आप हाउ कैन यू डू इट, अगर फ़र्ज़ कीजिए फ्राइडे को उन्होंने प्रेजेंट करना था, जो रात के 12:30 बजे उन्होंने डिसाइड किया, तो वी अंडरस्टैंड कि हम अपने हम उस पर अगर हमें मंडे को डिस्कशन होता है या मंडे पे जाता, तो हम तो हमारे डॉक्टर महेंद्र साहब जो है वो अमेरिका में बैठे, हम उन्हें भी बुला सकते थे, हमारी एक और जो भी जहाँ है आ सकता था। और गिलानी साहब तो 4 घंटे के फासले पे, 6 घंटे के फासले पे हैं, अगर उनको फ्लाइट भी ना मिले तो। सो दिस इज़ रॉन्ग टू से कि एक को आप टारगेट बना लें और आप उसको यू नो सारे जाफर साहब ने इस हद तक आए कि कंप्लिसिट थे आप लोग और यूसुफ रजा गिलानी साहब, क्योंकि अगर इसको सॉवरेंटी पे सवाल माना जा रहा था तो अपोजिशन लीडर को एटलीस्ट वो अगर होते तो चेयर ऑफ द हाउस को ये तो कह सकते थे। देखिए बात अगर की नहीं है, बात अगर की नहीं है, ही डेफिनेटली वुड हैव बीन हियर। अगर वो पेश होता, जुमे को पेश होता अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर, मंडे को उस पर हो सकता था, वोटिंग हो सकती थी। और जिस तरह ये सब कुछ हाउस में हुआ है, उस हाउस की इज्जत पे फ़र्क आया है। यूसुफ रजा गिलानी की इज्जत पे नहीं आया, उस हाउस की इज्जत पे आया है कि ये आइटम नंबर 4 था पेश होने के लिए। इंतजार करते रहे, काउंटिंग होती रही, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, किसी को कहाँ से ला रहे हैं, किसी को कहाँ से ला रहे हैं, और यानी वजीर साहब जो है वो आके बैठ गए पेश करने के लिए, पर दोबारा उनको जाना पड़ा और दोबारा चले गए, उसके बाद दोबारा आए वो। मतलब दिस इज़ लाइक मेकिंग मॉकरी ऑफ द होल थिंग कि आप पार्लियामेंट की वक़्त, मैं तो ये देख रही हूँ बार बार कि जिस तरह पार्लियामेंट का हो रहा है सिलसिला, वो पार्लियामेंट की वक़्त को कम किया जा रहा है। वो कहते हैं कि बस आप आएँ, बैठें और इनपुट्स नहीं आ रही हैं, और खास तौर पे अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट टेक्नोक्रेट्स यहाँ पर होते हैं। तो आप बताइएगा जफर साहब, ये आपका ये ख्याल है कि ऑब्वियसली अब कोई इनपुट्स आती हैं और लीडर ऑफ द हाउस जाहिर है उनको ये जैसे अभी रुखसाना साहिबा बात कर रही हैं कि वो भी तमाम तर ये लेते चीज़ें और इनकॉर्पोरेट करते। टेक्नोक्रेट्स का हाउस है, नेशनल असेंबली तो है नहीं, जैसे MNAs वगैरह वहाँ तो चलती हैं इस तरह की चीज़ें। शाह साहब देखिए, मुना बीबी पहले चौधरी साहब से बड़ा मशहूर उनको मैं खैर इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी कह, मैं वो जफर अली शाह नहीं हूँ जो कि डिप्टी स्पीकर था, वो सिंध की है, मैं पंजाब का इस्लामाबाद का हूँ, मतलब है। लेकिन बहरहाल उनकी सवाल देखें जी, आपने फरमाया कि सेनेट ये पार्लियामेंट है, और पार्लियामेंट दोनों हाउस जब बनते हैं तो इसको पार्लियामेंट कहते हैं। ये कोई सेनेट का नाम पार्लियामेंट नहीं है, सिर्फ कौमी असम्बली का नाम पार्लियामेंट नहीं है। और यहाँ पर बाकायदा मेंबरान को एजाज़िया मिलता है, टिकट मिलता है, दाल रोटी मिलती है, उसके काम के इवज़ उसको सैलरी मिलती है। बिल्कुल। तो अब इतना इम्पॉर्टेंट बिल, इतना इम्पॉर्टेंट मोशन, मैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात कर रहा हूँ, मेंबरान सीटियाँ मारते हुए निकल गए, ये क्या है? इसमें अब हर शहरी को, मैं बतौर शहरी के, मुझे ये शक करने का पूरा राइट है कि ये क्या हिज़्ब इख्तिलाफ वाले, इनकी क्या क्रेडिबिलिटी है, ये कहीं मिले हुए तो नहीं गवर्नमेंट के साथ। मैं ये शक करने का राइट है मेरा, और इसी तरह बेशुमार और लोगों का, कि ये करते क्या हैं। जब भी इम्पॉर्टेंट कुश्ती का टाइम आता है ये तितर हो जाते हैं। लेकिन शाह साहब, ये तो बतौर आम आदमी तो आपका ये सवाल दुरुस्त है, ये बिल्कुल जहन में बात आती है, लेकिन आप माशाल्लाह हुकूमती आप रुकन हैं, और बतौर हुकूमती रिप्रेजेंटेटिव आप अपने सवाल का जवाब क्या देंगे मिले हुए? ये भी बहुत सारे लोगों ने कहा है, हुकूमती एक वजीर ने कहा है, हम बड़े मशहूर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। इसीलिए मैं आपसे अर्ज कर रही हूँ कि आपका क्या जवाब है इस पे? क्या वाकई नहीं, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ। अब उन्होंने तंजन कहा है, खुशी से कहा है, या क्या उन्होंने पॉइंट स्कोर किया है, ये भी कहते हैं लोग। आप भी उन्हें जानते हैं कितना। नहीं, मेरा मतलब आप भी उन्हें जानते हैं, और वो जिसमें चाहे बहुत आसान है। यहाँ देखिए ना, यहाँ पे तो मैं किसी की जात पे, अब देखिए, मैं उनका सवाल था तो मैंने ये कहा कि ये भी कहते हैं, और कहने का राइट है।
ये कोई ऐसी बात भी, गलत बात भी नहीं है। देखिए, अब वो बीबी हैं शीरी मज़ारी कि वो ये बुलडोज हुआ है, भाई क्या बुलडोज हुआ है इसमें? सॉरी क्या शेरी रहमान मेंबरान, साहिबा, हाँ ओ, शेरी वही रहमान शीरी रहमान साहिबा, साहिबा, हाँ, हाँ। क्या मेंबरों को वही वाली बात है जो भी इसमें रुखसाना साहिबा खिलाफ भी के कह रही हैं, ये तो वही मेंबरों को बात है। क्या उठाकर बाहर फेंक दिया गया है? क्या उनको नजरबंद कर दिया गया है? क्या उनके रास्ते बंद कर दिए गए हैं? क्या किया है गवर्नमेंट ने? लेकिन जफर साहब, ये जो आपने मिले होने की बात की है ना, ये आपने खुद बहुत एक दिलचस्प बात की है, इसका आपके पास क्या आप जवाब फरमाएंगे? ये होता है मिल जाते हैं कुछ चीजों पे अंदर खाना। पाकिस्तान की शायद इसी ठीक कह रहा हूँ, ठीक है। 50-60 साल आप में माशाल्लाह एक इस बहुत- दलदल में हम हाँ, ये हाँ। करते हैं। सही सही, किताबें भरी पड़ी हैं, अखबारें भरी पड़ी बड़े हैं, पड़े हैं, ये तो है, ये तो है। और बहुत सारे मतलब कैरेक्टर यहाँ होते हैं। इसी पर अगर ये बात ना होती तो आप प्रोग्राम क्यों करती? जी मतलब है, चौधरी साहब, जरा ये इस बात पे रिस्पॉन्ड कीजिएगा कि अगर पीएमएलएन के लीडर ऑफ द ऑपोजिशन लीडर होते, जैसे कि आप शुरू में चाहते थे, यूसुफ रजा गिलानी साहब के अलावा जो दिलावर खान ग्रुप से उन्होंने वोट्स वगैरह लिए थे, तो क्या कुछ मामलात मुख्तलिफ होते? सेनेट में बहुत कड़ी ऑपोजिशन आप देते हुकूमती बिल्स को। राइट, आई थिंक चौधरी साहब को मेरी ऑडियो नहीं जा रही। जी सेनेटर साहिबा, आप इसी बात को आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा। कुछ चीज़ों पे ऐसा होता है, और एक बड़ा कैंडिड सा शाह साहब ने अभी बात की है, जो कि हम लोग वाकई, ये बात है कि हम लोग अपने जहनों में करते हैं, लेकिन अक्सर और बेशतर सियासतदान इस तरह की बात नहीं करते, लेकिन शाह साहब माशाल्लाह हमेशा से एक कैंडिड सा अपना व्यू रखते हैं। आपका ये ख्याल है, ये मान लें कि चलें कुछ चीज़ों पर हुकूमत के साथ अपोजिशन होती है, क्योंकि गालिबन आप ये भी कह सकती हैं कि अपोजिशन ठीक समझती है कि जो चीज़ है वो चली जाए तो बेहतर है, पास हो जाए। देखिए, अपोजिशन जब इलेक्शन होता है तो अपोजिशन और गवर्नमेंट आप बनती है। अपोजिशन जब इलेक्शन होता है उस वक्त की बात होती है, जब मुल्की काम, मुल्की अहदाफ काम करने होते हैं। जैसे जब पहला इजलास हुआ नेशनल असम्बली का, इस नेशनल असम्बली का, तो चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने ये कहा कि हम हर अच्छे काम में आपके साथ खड़े हैं। जी दुरुस्त। हम हर अच्छे काम में आपके साथ खड़े हैं, और आपने जो वादे कौम से किए हैं हम आपको याद दिलाते रहेंगे। उसका जवाब आपने देखा, वहाँ पे सिर्फ एक बात गवर्नमेंट के पास है कहने के लिए, चोर 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 चोर। और इतना लेवल शाह साहब जब होंगे असेंबली में उस वक्त बहुत डिफरेंट था। मैं भी अपने पिछला देखती हूँ तो बहुत डिफरेंट था। एक इज्जत से, एक एहतराम के साथ बात होती थी। अभी तो बस ये शोर शार, बदतमीज़ी हम ये कर रहे हैं, और पार्लियामेंट को एक क्लियर मैसेज ये दिया जा रहा है कि पार्लियामेंट तुम अपना बस ये पकड़ो जो तुम्हें फाइनेंशियल बेनिफिट्स हैं, और आओ और बैठो और चले जाओ। दे आर, अब आप देखिए हमारा 1.5-2 घंटे 2.5 घंटे मैक्सिमम हमारा इजलास होता है, ठीक है। तो कोई ये नहीं है, पार्लियामेंट का काम है नेशनल इश्यूज़ पे डिस्कशन करना, उसके लिए सॉल्यूशंस निकालना, उसके लिए कानून साजी करना। जी, जी। लेकिन हमारे यहाँ क्या हो रहा है, हमारे यहाँ ये हो रहा है कि बिल्कुल एक जिसे कहते हैं एक ठीक है, खानापुरी वाली बात हो रही है। आए तिलावत कलाम हाँ। पाक हुई, उसके बाद क्वेश्चन आंसर हुए, उसके बाद छुट्टियों की बात हुई, और 1 घंटा भी नहीं मिलता कि ख़त्म हो जाता है। तो हमें तो एक क्लियर मैसेज ये दिया जा रहा है कि हम जिसको चाहेंगे, जो चाहेंगे करेंगे, आप बस आए। ये मुख्तसरन अगर आप ये फरमाएं सेनेटर साहिबा कि क्या इन टाइम्स टू कम, चलें अगर हम इस चीज़ को छोड़ भी दें, 2 एपिसोड्स हैं ना, एक तो जो तहरीक अदम एतमाद ला रहे थे उसमें भी कुछ इसी किस्म की चीज़ें हुई थी। आपने कहा था आप इंक्वायरी कराएंगे उन अराकीन के खिलाफ जो कि गैर हाजिर थे, वो भी किसी पार्टी की तरफ से नजर नहीं आई। क्या आने वाले टाइम्स में आप हुकूमती बिल्स को अपोजिशन देंगे सेनेट में जहां आपकी वाज़ेह अक्सरियत है? मुख्तसरन आपका जवाब इस पे आ जाए। जी रुखसाना साहिबा। देखिए, जो ये भूल भी जाएं कि जो हुआ आने वाले बिल्स में कोई देखिए मुखालफत होगी, कड़ी जहाँ मुखालफत तक आप करें। वो आप देखती हैं कि गिलानी साहब के इलेक्शन को एक बनाया जाता है कि जी कैसे इलेक्शन हुआ। क्या गवर्नमेंट ने ढूंढे अपने लोग जिन्होंने नहीं किया था या नहीं वोट दिया था? कहीं इंसान जो और भी उनके वो होते हैं, पर्सनल भी होता है। मिसाल के तौर पर एक हमारे वी हैव वन इंसिडेंस जिसमें एक साहब थे जो मज़हब के मामले में बहुत ज़्यादा नेगेटिव, नॉन बिलीवर टाइप की बात थी। तो लोगों ने अपनी मर्ज़ी से नहीं दिया उनको वोट। कुछ लोगों ने, उन्होंने कहा नहीं, ये तो
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं ठीक है, पढ़ते हैं। तो ठीक ये है, आपके हर चीज़ को आपको देख के लगता होती है है। अब ये इनफरादी व्यू है और आपने इनफरादी जो ख्याल है। आपने जो सवाल किया उसमें तो ये ना ये पूछें शाह साहब से पूछें कि क्या किया, वो कौन लोग थे 16 लोग जो नहीं आए थे और जिन्होंने चले गए, जिसकी वजह से गिलानी साहब इलेक्ट हुए। तो ये तो यही वाली ये बात है, सब पे वो जिम्मेदारी है। आपकी तरफ के भी लोग थे, वो आपका इनिशिएटिव था ना तहरीक अदम एतमाद। सबकी तरफ ऑपोजिशन का था, हमारी हुकूमत का नहीं था, इसलिए नहीं, मैं तो अभी मैंने बात आपसे की, दो बातें हैं ये। मैंने गिलानी साहब के इलेक्शन की बात की और फिर यहाँ पे एतमाद ये जो हुआ, ये भी जाहिर है ये एक जॉइंट अपोजिशन है, जॉइंट अपोजिशन है। और हम जानते हैं कि बहुत सी पार्टीज़ को जब कहीं फेवर मिलता है, कुछ मिलता है। हमने अभी देखा, अभी जो इलेक्शन हुए थे तो वहाँ पे भी राइट, यानी support कि किया जाता कुछ है। बिल्कुल। मुख्तलिफ की तवक्को रखी जा सकती है। और नाजरीन, असल तो जो तवक्को तवज्जो तो का नहीं होनी मरकज चाहिए। है तवक्को वो तो- क्योंकि अभी एहतजाज और लॉन्ग मार्च की कॉल्स दी गई हैं पीडीएम की तरफ से भी, पीपल्स पार्टी की तरफ से भी। तो वहाँ पर भी देखते हैं कि क्या वहाँ पर कोई हुकूमत को सख्त अपोजिशन मिल पाएगी अपोजिशन की तरफ से, या फिर इसी किस्म के शुक्रिया अदा हो रहे होंगे। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, सैयद ज़फ़र अली शाह साहब का और सेनेटर रुखसाना ज़ुबैरी साहिबा का। फ़ोन लाइन पे हमारे साथ चौधरी जाफ़र इकबाल साहब भी थे। ब्रेक पे चलते हैं, अगले सेगमेंट पे वापस आते हैं। स्टे विद अस। Change of pace, change of fortune. Good enough. And that's all the way. Gets it again. Can. Says I'm gonna fit. He's gone. Hasn't got it. No, he finds Ben Cutting. गेम ऑन है। या अल्लाह, इस कठिन सफर में मुश्किलात से मेरी हिफाजत फरमाकर मुझे फतह नसीब फरमा। मैं तुम्हारे लिए इंतकाम का रास्ता खोलूंगा, बेफिक्र रहो। और एक मौका इंतकाम लेने के लिए बेताब होगा। हम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामकर उसके अजीम मकसद के लिए हक के रास्ते पर चलते हैं। जो लोग जिंदगी भर भाई के साथ थे, उन्होंने उनका इंतकाम तक नहीं लिया। तुरुमताई मर गया और इमदाद चोरी हो गई। बिल्कुल पसंद नहीं करेगा ये बरके खान। अगर तुमने जबान न खोली तो वो असियत दूंगा कि सोच भी नहीं सकते। अगर तुम भी भाई के नक्शे कदम पर चल रही हो तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। इस बार ये कैद नहीं होगा। जब ईमान तुम्हारे पास हो, अल्लाह की रजा भी साथ हो, तो फिर परवाह नहीं, रुकना नहीं, झुकना नहीं, घबराना नहीं। आंधी आए या तूफान, मुश्किल में हो जो अपनी जान, आंधी आए या तूफान, मुश्किल। वेलकम बैक नाजरीन। हाई प्रोफाइल केस के मरकजी मुलजिम सिंध पुलिस की कस्टडी से
ऐसे फरार हो गए और ऐसे वो भाग गए कि जैसे कोई पता ही ना चला किसी को जब तक काउंटिंग ना कर ली गई। हाई प्रोफाइल केसेस, दुआ मंगी का जो किडनैपिंग केस था, अगवा बराए तावान का केस था, और बिस्मा नामी एक लड़की का केस था, वो भी अगवा बराए तावान का ही केस था। उसमें मरकजी मुलजिम जिसका नाम जुहेब है, इसको सिंध पुलिस के एहलकार बाकायदा, जो वीडियो आप देख सकते हैं, ये CCTV वीडियो है, इसमें वो देखा जा सकता है कि सिंध जो कस्टडी जिनकी कस्टडी में ये थे सिंध पुलिस के एहलकार, उन्होंने बाकायदा इनको शॉपिंग पे भेजा तारिक रोड के एक एरिया में, और ये शॉपिंग मॉल के एक एंट्रेंस से दाखिल हुए और दूसरे दरवाजे से चुपचाप से निकल गए और किसी को पता ना चला, किसी को खबर ना हुई तब तक, जब तक बाकायदा जाके गिनती नहीं कर ली, और तब जाकर ये बहुत बड़ी एक रेवलेशन हुई पुलिस को कि जी ये तो जो मुलजिम था, मरकजी मुलजिम, वो इतना सीरियस जुर्म का मरकजी मुलजिम वो फरार हो गया है। नाजरीन, ये कोई वन ऑफ अ काइंड किस्सा नहीं, क्योंकि अब से कुछ रोज़ पहले ही हमने देखा था कि शाहजेब कत्ल केस का जो मरकजी मुलजिम है शाहरुख जतोई, वो उसके हवाले से भी मीडिया ने एक्सपोज किया कि किस तरह से पहले इलाज के गर्ज से उसको जेल से बाहर निकाला गया और फिर काफ़ी महीने तक ये वहीं पर एक जगह पर इसकी अपनी रिहाइश इसने अपनी की और वहीं पर मुकीम रहा, जहाँ पर हर तरह की सहूलत, हर तरह का ऐश व आराम, हर तरह की अयाशी का सामान जो है वो मुहैया किया गया था शाहरुख जतोई को, और जाहिर है वो पुलिस की निगरानी में था, और जब तक मीडिया ने ये खबर नहीं ब्रेक की तब तक उसको वापस जेल नहीं डाला गया। कहना नाजरीन, वज़ीर आला सिंध ने दोनों मामलात की जो है वो इंक्वायरी कॉल कर रखी है, और ये भी कहा है कि जिन पुलिस एहलकारों की कस्टडी से दुआ मंगी का जो मरकजी मुलजिम है वो फरार हुआ है, उसको अरेस्ट किया जाए। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? तमाम तर मामले पे बात करने के लिए अयाज लतीफ़ पलीजो मुझे सेगमेंट में ज्वाइन कर रहे हैं स्काइप पर। समाजी कारकुन हैं आप, लॉयर हैं, पॉलिटिशियन हैं, बहुत शुक्रिया आपका अयाज साहब। बताइएगा क्या तवक्को रखी जाए, और पे दर पे ये रीसेंट डेज में हमने दो मामलात देखे हैं, पहले ये शाहरुख जतोई वाला केस था, फिर अब ये दुआ मंगी के केस में जो मरकजी मुलजिम है। देखिए मोना, इस तरह के सिंध में पहली बात तो जब कोई क्राइम होता है तो वहाँ के इलाके के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, फ्यूडल्स, जागीरदार, वो सब मुलविस होकर उस मुलजिम को बचाने की कोशिश करते हैं। ये वाक़यात नज़र आए हमें नाज़िम जोखियो में, ये वाक़यात नज़र आए हमें फहमी दस्याल में, काना कुमार में, और इन तमाम मामलात में, कुर्रतुल ऐन बलोच के कत्ल में, कि पहले तो उसको बचाने की कोशिश होती है, फिर अगर बचा न पाए, लोगों का प्रेशर बढ़ जाए तो फिर डिफेक्टिव केस दाखिल किया जाता है। FIR इस तरह की होती है जिसमें बड़ी गुंजाइशें निकलती हैं। अगर वो भी ना हो तो फिर प्रोसिक्यूशन आगे चलकर जो कोर्ट में चार्जशीट पेश करती है उसमें ऐसे लेकुनास छोड़ दिए जाते हैं कि मुलजिम आगे चल के उसका एडवांटेज लें, और प्रोसिक्यूशन सही तौर पर उस केस को फॉलो नहीं कर रही, जैसे नाज़िम बलोच और फहमी दस्याल वगैरह में। उससे भी अगर मामला आगे निकल जाए तो फिर जो रिवायतें हमारे किसास और दियत और कंप्रोमाइजेस, उसमें मकतूलीन की फैमिलीज पर या जो किडनैप शख्स हुआ उसके खानदान पर दबाव डाला जाता है कि तुम इस केस को परस्यू करोगे तो फिर तुम्हें नताइज भुगतना पड़ेंगे। अगर वहां से भी मरला चला जाए आगे तो फिर अगर वो कन्विक्शन हो जाए या बंदा जेल में हो तो फिर उसको रिलैक्सेशन मिलती है और उसको अंजाम तक बात नहीं पहुंचती। ये सिर्फ इन मामलात में नहीं है, ये सिर्फ बात दुआ मंगी की या नाज़िम जोखियो की या काना की या कुर्रतुल ऐन बलोच या फहमी दस्याल की नहीं है, ये पूरा माइंड सेट है, फ्यूडल कंट्रोल्ड पुलिस है, और उसके नताइज आपने देखे हैं कि हेलो जी फरमाइएगा अयाज साहब, आपकी आवाज मिल रही है मुझे। उसके नताइज आप देख लें कि उसमें आपको नजर आएगा कि यही मामलात आपको नजर आएंगे बल्दिया फैक्ट्री में भी, तो अंजाम तक मामला नहीं पहुंचा। और सिंध के ट्राइबल जो बेल्ट है, शिकारपुर, जैकबाबाद, कंदकोट, वहां आप देखेंगे कि दर्जनों मुकदमे दर्ज ही नहीं होते, और दर्ज होते हैं तो कैदी सखर जेल को तोड़ के निकल जाते हैं। यानी सखर जेल तोड़ने का वाकया हुआ जिसमें डेकोइट्स जेल तोड़ के बाहर फरार हो गए। तो मैं समझता हूं ये दुआ मंगी भी उस पूरी सीक्वेंस का एक हिस्सा है। फ्यूडल हुक्मरान पुलिस गठजोड़, क्रिमिनल्स की गठजोड़, वो रूलिंग पार्टीज हों, वो नाम नेहाद सो कॉल्ड इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हों जो क्राइम में मुलविस हैं, या वो ब्यूरोक्रेट्स हों जिनका क्राइम में आना जाना है, और जो क्रिमिनल्स हैं वो जानते हैं कि हम इतना बड़ा मामला पैसे जमा करेंगे, उसका एक मखसूस हिस्सा या पोर्शन अगर हम पुलिस को दे देंगे तो हम निकल जाएंगे। ये अयाज साहब एक तो खौफनाक भी है लेकिन दूसरी तरफ मज़ाका खेज भी है ये जो वाकया हुआ है। अब ये बताइएगा, दो जो पुलिस एहलकार हैं जिनकी कस्टडी से फरार हुए हैं वो तो अभी उनको गिरफ्तार किया गया है, लेकिन क्या कोई एक्शन कुछ एक्सपेक्ट किया जाए, या फिर आप समझते हैं ये भी थोड़े दिन की बात है फिर उनको भी छोड़ दिया जाएगा?
होना इस तरह है, पुलिस मैं आपको हिसाब के हवाले से बताता हूँ, मैथमेटिक्स ले कि पुलिस के सिपाही को कहा जाए कि तुम्हारी तनख्वाह फॉर एग्जांपल 40,000 या 60,000 है, बाकी तुम्हारी सर्विस के 5 साल हैं, उसके हिसाब से तुम्हारे 5 साल के बने 10 लाख या 15 लाख और पेंशन मिला के आइंदा 20 साल के लिए बने 25 लाख फॉर एग्जांपल, और उन्हें कह दिया जाए कि 1 करोड़ तुम्हें देते हैं भागने के लिए या 2 करोड़ देते हैं और आगे चल के कोशिश करेंगे कि तुम रेस्टोर भी हो जाओ और तुम्हारी सर्विस भी ना जाए, अगर चली गई तो हमने आपको पहले से ही कंपनसेट कर दिया है, तो क्या होगा? इसलिए यहाँ देखें ना आप, यहाँ पर अफीम को डिक्लेयर कर दिया गया कि वो चॉकलेट, शराब डिक्लेयर हो गई कि इसमें शहद है। अब जब शराब शहद बन जाए और अफीम चॉकलेट बन जाए तो आप समझ सकती हैं कि मामला किस नहज पर है और क्या क्या हो रहा है। तो यानी कि कुछ अभी खास तवक्को ना रखी जाए। ये जो शाहरुख जतोई का मामला है, इसके ऊपर भी थोड़ी रोशनी डालिएगा, आखिरी कुछ मिनट्स है मेरे पास, कि यहाँ पर भी हमें कहा गया था कि इसकी इंक्वायरी होगी और जो वो अय्याशियाँ कर रहा था इलाज के गर्ज से, उसका पता लगवाया जाएगा कि कैसे होगा। देखिए, शाहरुख जतोई का मामला थोड़ा सा डिफरेंट है। वो इसलिए डिफरेंट है कि उनकी फैमिली ने उसमें कंप्रोमाइज कर लिया था। रेमंड डेविस के मामले में भी कंप्रोमाइज हो गया था, रेमंड डेविस चला गया था, तो इसमें फैमिली ने कंप्रोमाइज किया था। इसमें पुलिस का कसूर वसूर कम होगा, फैमिली ने खुद कंप्रोमाइज करके पैसे ले लिए, वो मुल्क से बाहर चले गए, तो उस पे पुलिस पे हम ज्यादा नहीं डाल सकते कि या जेल है हुकाम पर कि उन्होंने। लेकिन पलीजा साहब वो थे तो पुलिस कस्टडी में ही ना, जब उनको वो अस्पताल ले जाया गया इलाज के गर्ज से, फिर महीनों महीनों तक वहीं पर उनको रखा गया ऐशो और आराम के साथ, तो स्टेट भी तो कंप्लेनेंट है ना उसमें। कोई कैदी निकलता है तो मैं नहीं समझता कि वो उस वक्त सुपरिटेंडेंट या पुलिस होती है, मैं समझता हूँ उसमें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता है। कोई भी कैदी जब जेल से हॉस्पिटल आता है तो उसके लिए मेडिकल बोर्ड इन्फ्लुएंस होता है, उसमें जेल हुकाम इन्फ्लुएंस होते हैं, प्लस जो होम मिनिस्ट्री है उसका रोल होता है। रात के अंधेरे में कोई कैदी कहीं से निकल कर कहीं नहीं सकता, पूरी सीक्वेंस होती है, चैन होती है। राइट, बहुत शुक्रिया आपका अयाज लतीफ़ पलीजो साहब, आप हमारे साथ थे, आपने अपनी एक एक्सपीरियंस से और अपनी एक्सपर्टीज से बात के क्या तवक्को रखी जाए। और बदकिस्मती से वंस अगेन ये खौफनाक भी है वहाँ पर जो लोग शॉपिंग वगैरह करने के लिए आए हुए थे कि एक मरकज़ी मुलजिम इतना संगीन जुर्म का उनके बीच में ऐसे घूम रहा था और फिर वहीं से फ़रार हो गया। खैर नाजरीन, देखने का शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।